चलिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव लोकार्पण करें, क्या कुछ कह रहे हैं, सीधे ले जाते हैं। मुख्यमंत्री जी द्वारा अनुकंपा नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। श्री अंकित सूर्यवंशी को मंच पर आमंत्रित करेंगे और आपको भी अनुकंपा नियुक्ति पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा प्रदान किया जा रहा है। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल से विभिन्न पदों पर नगर निगम भोपाल में चयनित 24 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र अब प्रदान किया जाएगा, जिसमें से सांकेतिक रूप से कुछ अभ्यर्थी मंच पर आएंगे और नियुक्ति पत्र प्राप्त करेंगे। सुश्री रिंकी सिलावट को मंच पर आमंत्रित करेंगे, जिन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। आपकी तालियों के बीच हम शुभकामनाएं प्रेषित करें सुश्री रिंकी सिलावट को। सुश्री प्रतीक्षा गजभिये को मंच पर आमंत्रित करेंगे और आपको भी माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। तालियों के साथ अभिनंदन है सुश्री प्रतीक्षा गजभिये का। श्री शुभम पटेल को मंच पर आमंत्रित करेंगे। श्री शुभम पटेल को भी माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। और इसी के पश्चात श्री शिवम कुमार गौर को मंच पर आमंत्रित करेंगे। श्री शिवम कुमार गौर को भी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। श्री शिवम कुमार गौर के पश्चात श्री मोहित मालवीय को मंच पर आमंत्रित करेंगे। आपको भी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा श्री मोहित मालवीय, जिन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। सभी अभ्यर्थियों को बहुत सारी शुभकामनाएं। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा देश में 4500 से अधिक शहरों में सर्वे कराया गया, जिसमें भोपाल को पूरे देश में बेहतर साफ सफाई व्यवस्था एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए भोपाल को देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। इसके साथ साथ देश की स्वच्छतम राजधानी का गौरव भी भोपाल को प्राप्त हुआ है। बेहतर साफ सफाई व्यवस्था में नगर निगम के सफाई मित्रों का अहम योगदान है। तो आज इस मंच से कुछ स्वच्छता मित्रों को सेवा सम्मान प्रदान किया जाएगा। और इसी कड़ी में मंच पर हम आमंत्रित कर रहे हैं श्रीमती राम प्यारी को मंच पर, जिनके द्वारा वार्ड क्रमांक 67 इंद्रपुरी सी सेक्टर से यादव टी स्टॉल से गर्ग इलेक्ट्रॉनिक्स तक आपका जो कार्य है वो सराहनीय है। और इसी कड़ी में श्रीमती राम प्यारी को शॉल, श्रीफल और सूट भेंट करके माननीय मुख्यमंत्री जी सेवा सम्मान प्रदान कर रहे हैं। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए श्रीमती निर्मला मकोरिया को मंच पर आमंत्रित करने जा रहे हैं। वार्ड क्रमांक 46 4 इमली क्षेत्र में नंदन पार्क के पास मार्ग की सफाई कार्य निरंतर संपादित करती हैं और नियमित रूप से अपने कर्तव्य स्थल पर उपस्थित रहती है। जोरदार तालियों के साथ आपके इस सेवा भाव के लिए आपको सम्मान प्रदान किया जा रहा है। श्रीमती निर्मला मकोरिया के पश्चात श्रीमती रोशनी को मंच पर आमंत्रित करेंगे। वार्ड क्रमांक 59 में कौशल नगर एवं पुराना नगर में डोर टू डोर वाहन के साथ चलना एवं गीला व सूखा कचरा पृथक पृथक घरों से प्राप्त करने में आपका उत्कृष्ट कार्य किया जा रहा है। श्रीमती रोशनी को सम्मान प्रदान कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी शॉल श्रीफल के साथ हमारी स्वच्छता मित्र श्रीमती रोशनी। और इसके पश्चात श्रीमती वर्षा को मंच पर हम आमंत्रित करने जा रहे हैं। वार्ड क्रमांक 4 में गुलाब उद्यान से सनसाइन होटल का संपूर्ण क्षेत्र, आरा मशीन वाला क्षेत्र में डोर टू डोर वाहन के साथ साथ जाना और घरों से गीला और सूखा कचरा अलग अलग करके और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का पालन कर रही हैं। आपको बहुत सारी बधाइयां श्रीमती वर्षा। श्री सतपाल को मंच पर आमंत्रित करेंगे। जोन क्रमांक 14 के विभिन्न वार्डों में नाला और नालियों की सफाई में आप अपने कार्य कुशलता से कर रही हैं और जिससे जल भराव की समस्या नहीं हो रही है। श्री सतपाल को बहुत सारी शुभकामनाएं और सम्मान माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदान कर रहे हैं। श्री राकेश को मंच पर आमंत्रित करेंगे। वार्ड क्रमांक 31 में तुलसी नगर 74 बंगले में डोर टू डोर वाहन पर कचरा संग्रहण आपके द्वारा किया जाता है। श्री राकेश को शॉल, श्रीफल और ट्रैक सूट माननीय मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं। श्री दिनेश को मंच पर आमंत्रित करने जा रहे हैं, जो कि वार्ड क्रमांक 5 में बैरागढ़ बस स्टैंड से कब्रिस्तान की पुलिया तक इनके द्वारा मार्ग सफाई का कार्य व्यवस्थित तरीके से किया जाता है। श्री दिनेश को माननीय मुख्यमंत्री जी शॉल, श्रीफल
और ट्रैक सूट से सम्मान प्रदान कर रहे हैं। ये सेवा सम्मान दिया जा रहा है स्वच्छता मित्रों को। श्री अजय तंबोली को मंच पर आमंत्रित करने जा रहे हैं। वार्ड क्रमांक 27 में नेहरू नगर मार्केट क्षेत्र को साफ करते हुए रात्रिकालीन रोड स्वीपिंग वाहन के साथ कचरा संग्रहण का कार्य आपके द्वारा किया जाता है। श्री कामता प्रसाद को मंच पर आमंत्रित करेंगे और आपके भी उत्कृष्ट कार्य हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी आपको शॉल, श्रीफल और किट प्रदान कर रहे हैं। ट्रैक सूट की किट श्री राजेश कुमार को भी मंच पर हम आमंत्रित करेंगे और आपके भी उत्कृष्ट कार्य के लिए आपको ये सेवा सम्मान प्रदान किया जा रहा है। एक बार आपकी भरपूर तालियों के साथ इन संपूर्ण स्वच्छता मित्रों के लिए सांकेतिक रूप से ये 10 स्वच्छता मित्र हमारे साथ मंच पर हैं, लेकिन ये संपूर्ण स्वच्छता मित्रों का सम्मान है और इन्हीं के कारण निरंतर जो भोपाल है स्वच्छतम और सुंदर बनता जा रहा है। और अब वो स्वर्णिम अवसर है जिनके प्रयासों से, जिनके जन कल्याण के प्रयासों से, जो निरंतर अपने प्रयासों से मध्य प्रदेश को स्वर्णिम, आत्मनिर्भर और फ्यूचर रेडी स्टेट बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। हर क्षेत्र का विकास हो रहा है जिनके मार्गदर्शन में, बात चाहे नारी की हो, युवा की हो, गरीब की हो, किसान की हो, हर क्षेत्र, हर वर्ग का व्यक्ति अब मुस्कुरा रहा है क्योंकि मध्य प्रदेश की कमान संभाल रहे हैं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी। आपकी भरपूर तालियों के साथ आइए आग्रह करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे अपने ओजस्वी विचारों से हम सभी को अभिभूत करने की कृपा करें। अमृतटू परियोजना के भूमि पूजन समारोह एवं नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में मंच पर विराजमान माननीय मंत्री श्रीमान विश्वास सारंग जी, माननीय विधायक श्रीमान रामेश्वर शर्मा जी, पूर्व प्रोटेम स्पीकर, हमारी महापौर श्रीमती मालती राय जी, माफ करना आपका आज भाषण बढ़िया टकाटक था, ऐसा बढ़िया बोल रहे थे, एक एक सेंटेंस पूरा मजा आ रहा था सुन करके। अच्छा पैसा मेरा यहाँ ध्यान नहीं गया, जोरदार। इस अवसर पर माननीय विधायक भगवान दास सबरानी जी, भगवान भाई के काम जोरदार है। जो कार्यक्रम भोपाल में 99% किसी की विधानसभा हो ना, वो भगवान भाई की विधानसभा रहती है। मैं कल पहली बार बहुत दूर तक वो स्टेडियम तक गया, माखनलाल विश्वविद्यालय, वहां तक मैंने कहा भगवान भाई आपकी हाँ मेरी विधानसभा है। फिर मैंने भगवान सब दूर बराबर ही है, चिंता मत कर, हर जगह भगवान का होना ये भी अच्छा है। मैं आज के इस अवसर पर माननीय सभापति किशन सूर्यवंशी जी आपका भी अभिनंदन करता हूँ। हमारे हंसता हुआ नूरानी चेहरा दिन रात हंसते रहते, बहुत अच्छा है। इस मंच पर मौजूद सभी माननीय MIC सदस्यगण, माननीय रविंद्र यति जी, हमारे सभी अधिकारीगण और आप सब, कई कारणों को मिलाकर के आज का कार्यक्रम हमारा बहुत अच्छा गरिमापूर्ण भी है। लेकिन एक निवेदन जरूर करूंगा, 582 लगभग 600 करोड़ की हमारी परियोजनाओं में 30,000 घरों में जल मिलेगा और नगर निगम के द्वारा ये बहुत बड़ी उपलब्धि माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से, जोरदार अभिनंदन यशस्वी प्रधानमंत्री के जी। सच में ये विजन होना कि हाँ हमारे लिए जो मूलभूत सुविधाएं, उन मूलभूत सुविधाओं को आइडेंटिफाई करके उनके लिए पर्याप्त रूप से धन का उपलब्ध कराना, ये केवल प्रधानमंत्री जी की ये सरकार के माध्यम से बहुत लंबा समय चला गया है। लेकिन शहर बढ़ रहे हैं, शहर में सुविधाएं बढ़ाने की जरूरत है और ये जलराशि से सब जुड़ी योजनाओं के लिए तो पता नहीं कितने साल पहले कभी कोई विस्तारीकरण के पैसे मिले होंगे, मुझे नहीं मालूम। कभी नगर बने होंगे, नगर निगम शुरू में आई होगी और कुछ पैसे मिले होंगे। बात के क्रम में केवल पाइपलाइन को सुधारने के काम के भरोसे से या जो अपने से बन पड़े नगर निगम की जो वित्तीय व्यवस्था में से हो जाए, लेकिन समग्र रूप से विचार करके एक साथ काम करना ये बड़ा कठिन जाता था। और ऐसे में जब हम शुद्ध पेयजल की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं, जीवन के मूलभूत आवश्यक सब व्यवस्थाओं की बात करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से हमारे लिए इन मूलभूत सुविधाओं की तरफ ध्यान देना चाहिए। ये माननीय प्रधानमंत्री जी की जीवटता भी है
कि एक तरफ उन्हें रचना धर्मिता के लिए नवाचार करते हुए नई नई प्रकार की रिसर्च को प्रोत्साहन देने के लिए वो समान रूप से उस तरफ भी ध्यान दे रहे हैं। दूसरी तरफ उपलब्ध संसाधनों के लिए हमारे नगर अपने पैरों पे कैसे खड़े हों, हमारे नगर के नागरिकों की मूलभूत सुविधाएं उनको कैसे मिले और उन सुविधाओं के अंदर भी एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भी हो, लेकिन लंबे समय तक के लिए वो प्लान बने। बात कितनी छोटी छोटी सी है। अब जैसे इसी योजना का नाम क्या रखा है? इस योजना का नाम अमृत। अब अमृत का रखने का मतलब ही क्या हो गया? जहर नहीं है, अमृत है। और अमृत कब है? जब नगर रहेंगे। और नगर कब रहेंगे? नागरिकों की व्यवस्थाओं में स्थायी बसाहट जब रहेगी। और स्थायी बसाहट मानव की सभ्यता के साथ दुनिया में अगर सबसे पहले कहीं बसाहटें मिली है तो हमें गर्व है। वो भारत देश है, आर्यव्रत है, जहां पर मोहनजोदड़ो, हड़प्पा उस काल के आधार पर दुनिया की सबसे प्राचीन बसाहटें कहीं मिली तो नगर रचनाओं की रचना अपने देश के अंदर मिली। और नगर की रचनाओं में सुव्यवस्था कैसी है, पानी की निकासी उस दरमियान भी थी, नगर की बस्तियां कैसे बसना चाहिए, नगर की स्थापत्य की वो सारी बातों का ध्यान रखना। और ये स्थापत्य के नमूने पूरे दुनिया के लिए आज भी आकर्षण के केंद्र है। हो गए देश बहुत बड़े बड़े हमसे अलग प्रकार की दुनिया में, लेकिन उन देशों के अंदर मूल तत्व, मूल जीवन की शैली न केवल स्थापत्य में बल्कि रहन सहन में भी समान रूप से कई क्षेत्रों में भारत की वाकई अलग प्रकार की दुनिया है। इसीलिए आज जब हम इस पे बात कर रहे हैं तो हम अपनी नगर रचना की मूलभूत पेयजल की व्यवस्था, जब 600 करोड़ की पेयजल की व्यवस्था की बात कर रहे हैं तो ये मत बिल्कुल मैं कह सकता हूं कि अपने एक संयुक्त रूप से बारिश से हो सकता है, इस कारण से यहाँ हम भूमि पूजन कर दें, लेकिन असली में तो इतने बड़े पैमाने पे जब हम लोगों को लाभान्वित करने वाले हैं तो इसकी बात भी नीचे तक जाना चाहिए। तो महापौर जी, आप अलग अलग विधानसभाओं में जब काम प्रारंभ हो एक बड़े बड़े भूमि पूजन वहां भी करना चाहिए। ये पूरे भोपाल का अलग प्रकार का 600 करोड़ का बड़ा काम सामूहिक रूप से एक बार हो गया, अच्छी बात, लेकिन जब हुजूर में जब हो या रामेश्वर जी के यहाँ हो तो जहां जहां भी हो हर क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के पीएचसी के माध्यम से, क्योंकि हमारी बात नीचे तक तो पहुंचना चाहिए। और ये बात ही तो कंपैरिजन कराएगी कि हमारी पूर्ववर्ती सरकारें कांग्रेस के शासनकाल की जो रही है उनके साथ उनके समय क्यों नहीं होता था, ये उनका फंड कहाँ जाता था, वो क्यों चिंता नहीं करते थे। आप बताइए, कितने दुख के साथ बोलना पड़ेगा कि आज कितने अलग प्रकार से भारत की प्रगति हुई है। अब ये तो बच्चों को भी मालूम कि कहाँ 15वें नंबर पे अर्थव्यवस्था थी, कहाँ हम चौथे पे पहुंच गए और कहाँ तीसरे पे पहुंच रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो माननीय प्रधानमंत्री जी का। दुनिया के अंदर एकमात्र हमारे न्यायालय है जो अपने प्रधानमंत्री भी अगर गलत आचरण करते तो उनका चुनाव का अयोग्य घोषित करते हैं। ये हमें अपना गर्व है अपने न्यायालयों की उस ताकत के भरोसे जो अपने ऐसे एक एक फैसले से अपने देश के और दुनिया के सामने मिसाल बनते हैं। और विक्रमादित्य काल से न्याय की व्यवस्था हमारी उत्कृष्ट रही है। ऐसे में आज के इस दौर में इस व्यवस्था को बनाने के लिए सम्मान दिलाने की आवश्यकता है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, जिस इलेक्शन कमीशन के बलबूते पर दुनिया हम पे गर्व करती है, हमारे गणतंत्र लोकतंत्र की व्यवस्थाओं पे गर्व करती है, ये एकमात्र देश ऐसा है जहां के चुनाव आयोग ने अपने चुनावों के अंदर निष्पक्षता के आधार पर बड़ी से बड़ी सत्ता पल भर में नीचे गिरती है और बगैर झंझट के जनता के द्वारा दिए गए चुनाव के बलबूते पर नया सत्ता का समीकरण बनता है, नया मंत्रिमंडल बनता है और भारत नई दिशा में चलता है। ये लोकतंत्र का गौरव है भारत का। और सच्चे अर्थों में चुनाव आयोग के पीछे ये जनता का विश्वास है। तो जनता के विश्वास को बनाए रखना ये सबकी जवाबदारी है, पक्ष की भी है और ज्यादा प्रतिपक्ष की भी है। वो अपना आत्ममूल्यांकन करे, अपने अवमूल्यन मत करे, वो अवमूल्यन कर रहे हैं। अपनी खींच को मिटाने के लिए क्या गंदा आरोप लगाते हैं चोरी चकारी का। अरे जिसके मन में बार बार चोरी आती है, जिसके दिमाग में घुसी होती है, वो मुंह पे आती है, वो अपने लाइन पकड़ते हैं, वो रास्ता पकड़ते। क्या बात कर रहे हैं, कोई जिसपे खुद पे मुकदमे चल रहे हैं वो दूसरों को चोरी और चकारी के बारे में बात करते, कैसी बात करते। जो लोकसभा के अंदर एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार अपनी सत्ता से वंचित हो जाते, वो हर जगह नया समीकरण, नई बात लेकर के आते। जिसने 100 बार संविधान के लिए संशोधन करते हुए संविधान का अपमान किया हो,
वो संविधान की बात करते थे, वो कभी सेना के पराक्रम शौर्य से जितने सेना ने भारत को गौरवान्वित करने का मौका दिया। हाँ, हमें गर्व है आजादी के बाद से हमारी सेना ने देश की रक्षा की है, हम सबको गर्व है इस बात के लिए। जब सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त हो जाती है, सब व्यवस्थाओं में विकृति आती है, लेकिन हमारी सेना ने दुनिया के सामने अपने सीमित संसाधन के बाद भी, अपनी तमाम व्यवस्थाओं में उथल पुथल के बाद भी आज तक भारत के राजनीतिक मानचित्र पर चुनी हुई सरकारों के मामले में उनने मर्यादा रखी। हमें इस बात का गर्व है। एक तरफ वो हमारे इस लोकतंत्र में भरोसा रख करके, चाहे हमारे कमांडर इन चीफ की व्यवस्था हो या हमारे बड़े से बड़े अलग अलग प्रकार के सेना के अलग अलग अध्यक्षों की बात हो, कभी इस बात पे प्रश्न नहीं उठा कि लोकतंत्र से चुनी हुई सरकार को सैनिकों के अधिकारियों के माध्यम से अगल बगल के देश की तरह कोई उदाहरण बनाया जाए। ये कितने बड़े गर्व की बात है। आजादी के अमृत काल में हम पहुंच रहे हैं और हमारी सेना ने दुनिया के सामने अपनी सीमाओं के अंदर रहते हुए देश के एक तरफ जितने चुनौती भरे कठिन से कठिन हालात हो, बाढ़ हो, कोई दूसरी प्राकृतिक आपदा हो, सैनिक और सैनिक अधिकारियों ने जान की बाजी लगा करके उन चुनौतियों से, घर की चुनौतियों में भी अपनी मर्यादा में रहते हुए अलग से उदाहरण दिए। और जब सीमा के पार जाकर के भी पराक्रम का मौका आया हो तो सीमा के बाहर जाकर भी देश के दुश्मनों के साथ सेना ने सदैव हमारा मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया और देशवासियों की रक्षा की। हमें इस बात का गर्व है, हमें इस बात का आनंद है। और एक बार नहीं, दो बार नहीं, किसी इस सरकार के साथ नहीं, 31 की लड़ाई हो, 65 की लड़ाई हो, बाद की टाइगर हिल की अटल जी के समय की लड़ाई हो या यशस्वी प्रधानमंत्री के समय 3-3 बार की लड़ाई, लेकिन कितनी बेशर्मी से नेता प्रतिपक्ष बोलते हैं कि सेना का प्रमाण बताइए। सेना जब कहीं कोई सर्जिकल स्ट्राइक करके आती है तो सेना के द्वारा गिराए गए बम का हिसाब मांगते हुए और वह मौत हुई कि नहीं उसके फोटोग्राफ मांगते, और वही नादानी आज हो रही। केवल एक में वो कारण है कि मैं मेरे घर के अंदर से जो सत्ता चलाता था, मेरे खानदान में जो परिवार में वंश में जो लगातार नाना के बाद नानी, नानी के बाद का जो लंबा समय चला गया, मेरे घर से सत्ता कैसे चली जाए। अरे भाई, इसी कारण से तो चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह सबने अपने आप की कुर्बानी दी थी। उन्होंने कहा था इनकलाब जिंदाबाद, उन्होंने ये नहीं कहा था कि एक परिवार जिंदाबाद। उन्होंने कहा था कि हाँ, लोकतंत्र की जय होना चाहिए। और लोकतंत्र की जय होने के लिए भगत सिंह ने अपने उस असेंबली के अंदर प्रदर्शन करते हुए, वो चाहते तो उनके हथियारों से कोई लोग को घायल कर सकते थे, उसके हालात से किसी की जान जा सकती थी, लेकिन प्रतीकात्मक रूप से इस लोकतंत्र में जनता के वोट से, जनता के द्वारा, जनता के लिए जवाबदेह सरकार बनना चाहिए और अंग्रेजों के दिमाग में ये बात आना चाहिए और दुनिया का ध्यान जाना चाहिए। इसलिए उस समय का उनका उदाहरण पेश हुआ था। इसलिए हम कहते हैं भगत सिंह जिंदाबाद। ये जिंदाबाद ऐसे ही नहीं होता, एक नहीं, ऐसी हमारी लंबी परंपरा है, लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है। कैसे बेवकूफ बना रहे हैं, क्यों बेवकूफ बना रहे हैं, किसे बेवकूफ बना रहे हैं? केवल इस बात के लिए बेवकूफ बना रहे कि आपकी सत्ता चली गई, आपके परिवार में से ताकत चली गई, आप पे कई बेईमानी के केस चल रहे हैं। अरे केस चल रहे तो आप जमानत कराए हुए हो आप, और आप जाकर के न्यायालय में खड़े होकर अपने पक्ष बता दो, आपका पक्ष होगा तो बरी कर देगी न्यायालय। न्यायालय में अगर आप अपने आपको प्रकरण के साथ कष्ट में पाते हो तो कुछ तो गलती आपने की होगी, तब तो यहाँ पे मुकदमे बने आप लोगों पे। लेकिन उस मुकदमे के आड़ में देश भर में हमारे देश का लोकतंत्र दुनिया में बदनाम करे, दुनिया में इस बात की कोई छूट कम से कम भारतीय तो नहीं देगा। लेकिन आज के इस अवसर पर ये जो नया खून आ रहा हमारी नगर निगम में, नई नियुक्तियां आ रही है, आज ये लोकतंत्र की नर्सरी होती है नगर निगम, स्थानीय निकाय। हमारी अपनी तीसरी चुनी हुई व्यवस्थाओं का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष है, जो आम जनता से, जिसकी रोजमर्रा की जिंदगी की जरूरतों को अगर सबसे पहले कहीं से वो रूबरू होता है तो स्थानीय निकाय के माध्यम से होता है। इसलिए ये सबसे पहली जवाबदारी हमारी स्थानीय निर्वाचनों के माध्यम से, आपके द्वारा चुनी हुई सरकारों के माध्यम से होती है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, भोपाल ने न केवल अपनी ड्यूटी निभाई बल्कि स्वच्छता संरक्षण में भी अपनी नई पोजीशन बनाई। जोरदार अभिनंदन इस नाते से।
और भोपाल तो देश का दिल है, मध्य प्रदेश का पूरा आनंद है। और भोपाल की खूबसूरती, भोपाल का कई कई प्रकार से उसका वैभव, एक तरफ हमारा टाइगर अभयारण्य, पूरे देश में नगर के पास इतना ज्यादा नजदीक कोई हमारा टाइगर रिजर्व नहीं है जो डॉक्टर वाकणकर के नाम से भोपाल में है। नगर निगम के एरिया में टाइगर भी घूमता है और हम सब भी रहते हैं, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। भोपाल अब अपने पुराने वैभव की तरफ भी लौट रहा है। जब राजा भोज द्वार बना करके, राजा भोज के अतीत के काल को 1000 साल पुराना राजा भोज का भोजपुर का मंदिर या भोपाल का ताल या नगर निगम के माध्यम से भोपाल का भोज द्वार बन रहा, जोरदार अभिनंदन करें अपने नए इस परिवेश के लिए। यहाँ मिंटो हॉल के माध्यम से आजकल कुशाभाऊ ठाकरे हॉल हुआ है और इसके पास में एक और हमारा एक कन्वेंशन सेंटर बन रहा है। आज हमको अपनी GIS कराने में भी भोपाल समर्थ हो रहा है। तो व्यापार व्यवसाय के साथ साथ कला, संस्कृति, इतिहास, कई सारे गौरवशाली पक्षों को जीवंत करते हुए अपने उस दौर में भी प्रवेश कर रहा है। और बहुत जल्दी पर्यटन विकास निगम के माध्यम से भोपाल का बड़ा तालाब, बड़ी झील के नाते से हमारे लिए डल झील है कश्मीर में, ये भोपाल की डल झील भी एक तरह से दुनिया को आकर्षित करेगी। यहाँ भी शिकारे चलेंगे, यहाँ भी वो सब दौर आने वाला, जिसके कारण से भोपाल का वो सौंदर्य और आगे बढ़ेगा। इसकी आधार पर जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो कई प्रकार की सौगातों के साथ आज जब हम यहाँ आपसे बात कर रहे हैं, पूरे प्रदेश को माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से लगभग 12,000 करोड़ की राशि मिली। उसमें 600 करोड़ की राशि अकेले भोपाल के लिए है। प्रदेश में लगभग 295 अलग अलग शहरों में जल प्रदाय योजना चल रही है। 10 लाख परिवार तक पानी मिलेगा। 33 बड़े शहरों में सीवर लाइन बिछाई जा रही है। 430 जल संरचनाओं का पुनर्जीवन, 385 शहरों में हरित क्षेत्र विकास के काम हो रहे हैं। प्रदेश के 55 जिलों में वाटर टेस्ट की सुविधा है। प्रदेश के 412 शहरों में विमेन फॉर ट्री अभियान के माध्यम से 8,000 से अधिक बहनें हमारे साथ जुड़ी। 16 लाख से ज्यादा पौधे लगाए गए। और स्वच्छता के मामले में तो 8 शहर देश में पहली बार मध्य प्रदेश के आए हैं। हमें इस बात का गर्व है, जिसमें भोपाल सहित इंदौर, उज्जैन, बुधनी, भोपाल, देवास, शाहगंज, जबलपुर, ग्वालियर, ये सभी क्षेत्र में अपने स्वच्छता के लिए भारत के साथ मध्य प्रदेश ने अपनी एक विशेष पहचान बनाई। और जब विकास की बात कर रहे हैं और आपने कहा कि विश्वास जी आपने याद भी दिलाया, तो ये तो है ही CM सिटी। जहाँ CM रहेंगे वही तो CM सिटी होती है। तो भोपाल अपने लिए ये उस नाते से तो अपने ही तो सिटी हुई। और मुझे गर्व है कि हाँ, हमारी सरकार के इस राजधानी केंद्र पर पूरे देश के सभी राज्यों में सबके शहर अलग अलग खूबसूरत हो सकते हैं, मैं मना नहीं करता हूँ, लेकिन इस बात का गर्व सबसे खूबसूरत कहीं है तो भोपाल है। परमात्मा की दया से उसकी किसी से कोई तुलना नहीं हो सकती। ये आनंद है। ऐसे में भोपाल को आगे बढ़ाने के लिए हम मेट्रोपॉलिटन सिटी की तरफ भी बढ़ रहे हैं। भोपाल का विकास सुव्यवस्थित हो, सुनियोजित हो, और सुव्यवस्थित नियोजित होने के साथ साथ आने वाले 100 साल तक भी भोपाल में विकास की किसी बात की कमी नहीं रहे। इसलिए भोपाल के विकास में वो सारी प्लानिंग बनाई जा रही है, जिसके आधार पर आसपास के हमारे सभी जिले, चाहे वो राजगढ़ का ब्यावरा हो, रायसेन हो, विदिशा हो, नर्मदापुरम का हिस्सा हो, या भोपाल प्रॉपर हो या सीहोर हो, सबको जोड़ करके हमारा अपना भोपाल का एक स्वरूप बन रहा है। इसलिए भोपाल के चारों तरफ रिंग रोड भी होना चाहिए। इसलिए भोपाल का बाईपास भी बना रहे हैं कि हमारे बड़े तालाब से पहले फंदा से निकाल करके नर्मदापुरम तक का रास्ता एक अलग से बना के निकाल दें। जब हम अपने प्रधानमंत्री को अभी मैं मिल के आया हूँ तो हमने मेट्रो ट्रेन के लोकार्पण का भी इनको निमंत्रण दिया। जोरदार अभिनंदन करें माननीय प्रधानमंत्री जी। हो सकता अक्टूबर महीने में हमारे पास इस बात का लोकार्पण हो, लेकिन उसके पहले एक और काम हुआ कि वंदे मेट्रो ट्रेन पटरी पे तो चलेगी, लेकिन वंदे मेट्रो के कोच भी भोपाल में बनेंगे। इस बात का भी आनंद है। औद्योगिकरण के आधार पर हमारे यहाँ खुद की रेल के वैगन बनेंगे। अलग अलग प्रकार की बहुत सारी चीजें यहाँ निर्माण हो रही है। मेरी अपनी ओर से बधाई। लेकिन निर्माण कार्य करते करते जो हमारा निर्माण होगा वो केवल एक तरह से